अंधेरी रात में दिल्ली की सड़कें सुनसान और शांत थीं। चारों ओर फैला हल्का सा कोहरा माहौल को रहस्यमय बना रहा था। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। भानगढ़ का नाम सुनते ही उत्साह और डर का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस यात्रा की योजना पिछले कई हफ्तों से बन रही थी और आज आखिरकार वो रात आ ही गई थी। आरव ने कार की चाबी घुमाई और इंजन की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ा। वह मुख्य चालक था और उसके चेहरे पर एक साहसी मुस्कान थी। आरव बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था। उसके अंदर एक अजीब सा रोमांच था, जैसे वो किसी अनदेखे रहस्य को छूने जा रहा हो। जैसे ही कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दोस्तों, कौन है तैयार भानगढ़ की उस भूतिया रात के लिए? नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। यह सब कहानियां बस लोगों के दिमाग की उपज है। नेहा, आरव की सबसे अच्छी दोस्त, हमेशा से तर्कसंगत थी। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वो साथ आई थी। देख लेना नेहा, इस बार तुम्हारे तर्क धरे रह जाएंगे, विक्रम ने मजाकिया अंदाज में कहा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कोई भूत तुम्हें देखता हुआ गुजर जाएगा। राघव, जो इस पूरी यात्रा में सबसे अधिक घबराया हुआ था, धीरे से बुदबुदाया, मुझे सच में नहीं लगता कि ये ठीक है। हम लोगों ने कई बार सुना है कि भानगढ़ में कोई रात बिताने नहीं आता। मैं कहता हूँ हम सुबह ही वापस लौट चलें। ईशा, जो अब तक शांत थी, अपने कैमरे को साफ करते हुए बोली, मैं बस इस जगह की तस्वीरें लेना चाहती हूँ। सुना है यहाँ की पुरानी इमारतों में कुछ खास है। अगर डर भी लगता है तो मैं उसे कैमरे में कैद करूंगी। ईशा ने हमेशा से दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा था और उसे विश्वास था कि कैमरा उसे उन चीजों को कैद करने में मदद करेगा जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ही वे जयपुर की ओर बढ़ने लगे, रास्ते में कुछ ग्रामीण लोगों से उनकी मुलाकात हुई। विक्रम ने उनसे भानगढ़ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, बेटा, रात के वक्त भानगढ़ मत जाना। वो जगह श्रापित है। वहां जाने वाले लोग कभी कभी वापस नहीं आते। बुजुर्ग की आवाज में डर और चेतावनी थी। लेकिन आरव और विक्रम ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, अरे बाबा, डरने का नहीं। हम बस कुछ घंटे वहां रुकेंगे और फिर लौट आएंगे। हम ऐसी अफवाहों से डरते नहीं। बुजुर्ग ने एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, मगर ध्यान रखना, वो किला अजीब है। रात में उसकी दीवारों में भी जान आ जाती है। इस चेतावनी ने थोड़ी देर के लिए कार में सन्नाटा भर दिया। राघव की घबराहट और बढ़ गई, जबकि नेहा और ईशा इस बात को हंसी में उड़ा रही थीं। विक्रम ने माहौल को हल्का बनाने के लिए भूतिया कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिससे माहौल एक बार फिर मजेदार हो गया। जैसे जैसे वे भानगढ़ के पास पहुंचने लगे, चारों ओर अंधेरा घना होता गया। सड़कें भी अब संकरी और घुमावदार हो चुकी थीं। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे और धीरे धीरे आसमान हल्का सा नीला हो रहा था। किले की विशालता और पुरानी खंडहर जैसी संरचना दूर से ही दिखाई देने लगी थी। आरव ने गाड़ी धीमी की और सभी ने बाहर झांक कर देखा। भानगढ़ का विशाल किला अंधेरे में किसी दैत्य की तरह प्रतीत हो रहा था। किले के चारों ओर फैले जंगल ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। वाह, ये जगह सच में भयानक लग रही है, विक्रम ने घबराई हुई हंसी के साथ कहा। ईशा ने अपने कैमरे से पहली तस्वीर खींची और फुसफुसाई, क्या यह सच में इतना भयानक है या बस हमारे दिमाग का खेल? जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने एक हल्की सी ठंडक महसूस की। यह अजीब था, क्योंकि बाहर गर्मी का मौसम था।
अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर उनकी हर हरकत को देख रही हो। नेहा ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी ठंड लग रही है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये तो इस जगह का स्वागत है। भानगढ़ ने हमें अपने अंदर बुला लिया है। लेकिन सच तो यह था कि उस ठंडक में कुछ असामान्य था जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। किले का हर कोना, हर दीवार जैसे कोई कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही वे किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और घनी होती गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो सामान्य नहीं लगता था। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है, लेकिन जो महसूस हो रहा था वह उनके विचारों से कहीं ज्यादा था। आरव ने भारी दरवाजे को धक्का दिया और एक धीमी किरकिर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा एकदम भयावह था। टूटे फूटे दीवारें, सूखे पेड़ पौधे और एक अजीब सी गंध, जैसे वहां सालों से कोई न आया हो। ईशा ने अपने कैमरे को तैनात किया और कुछ तस्वीरें ली। अचानक उसने कैमरे में एक अजीब सी छाया देखी जो उसकी आंखों के सामने नहीं थी। ये क्या था? ईशा ने हैरानी से कहा। क्या हुआ? आरव ने पूछा। मेरे कैमरे में कुछ अजीब दिखा, जैसे कोई परछाई, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है। नेहा ने इसे बस एक संयोग माना और कहा, शायद कैमरे का कोई तकनीकी दोष हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे किले के अंदर बढ़े, उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। आरव ने किले की दीवारों पर बने पुराने शिलालेखों को देखा। वहां कई अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत होते थे। क्या ये वही शापित प्रतीक हैं जिनके बारे में हमने सुना था? विक्रम ने चिंतित होकर पूछा। पता नहीं, लेकिन ये जरूर किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। तभी नेहा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे बुदबुदा रहा हो। वह चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत था। आरव ने समूह को किले के एक बड़े आंगन में ले जाने का फैसला किया, जो मुख्य क्षेत्र के पास था। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि रास्ते के सभी दरवाजे बदल चुके थे। वे लोग जिस रास्ते से आए थे वह अब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किले का आंतरिक भाग लगातार बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? राघव ने घबराकर कहा। हम यहाँ फंस तो नहीं गए? विक्रम ने अपने चेहरे पर डर छिपाते हुए कहा, शांत रहो, बस रास्ता खोजते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन हर बार वे एक नई जगह पर पहुंच जाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किला उन्हें भ्रमित कर रहा हो। अब उनकी घबराहट बढ़ने लगी थी। नेहा, जो अब तक निडर बनी हुई थी, अचानक ठिठक गई। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ नेहा? ईशा ने धीरे से पूछा। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। शायद मेरी ही गलतफहमी हो, नेहा ने घबराई हुई आवाज में कहा। आरव ने उनकी बातें सुनी और गंभीरता से कहा, सभी लोग मेरे पास रहें। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये किला अजीब है। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, उन्हें चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक और प्रतीत हो रही परछाइयां दिखने लगीं। हवा अचानक भारी हो गई और सभी को ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। ईशा ने एक और तस्वीर ली और इस बार उसे स्पष्ट रूप से कैमरे में कुछ अनजानी परछाई दिखाई दी। वह डर गई और तुरंत तस्वीर दोस्तों को दिखा दी।
विक्रम ने आंखें फैलाते हुए कहा, ये क्या है? ये परछाई किसकी है? आरव ने तस्वीर को गौर से देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ की किसी आत्मा का संकेत हो सकता है। हमें सावधान रहना होगा। चारों ओर बढ़ती ठंड और रहस्यमय आटों ने सबको डरा दिया था। अब वे लोग आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे थे। उन सभी के मन में डर की लहरें उठने लगी थीं, लेकिन किसी ने भी डर को खुलकर नहीं दिखाया। तभी एक घुंघरू की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। आवाज धीमी थी पर साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो और आगे बुला रहा हो। तुम लोगों ने ये सुना? आरव ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था। हाँ, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, नेहा ने घबराते हुए कहा। तभी उन्होंने एक परछाई को धीरे धीरे चलते हुए देखा। वह परछाई किसी स्त्री के जैसी लग रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। सबने ध्यान से देखा, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। राघव अब बहुत डर चुका था और उसने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाना है। ये जगह सही नहीं है। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, हम सब यहाँ साथ आए हैं और साथ ही बाहर निकलेंगे। थोड़ा धैर्य रखो। इस अनदेखे भय और रहस्यमय घटनाओं के बीच सभी ने एक दूसरे को संभालने का प्रयास किया और किले के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। अब तक सबके चेहरे पर डर और घबराहट के स्पष्ट संकेत आ चुके थे। उन्होंने भानगढ़ के किले के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन इस तरह के अनुभव का सामना वे पहली बार कर रहे थे। जैसे जैसे वे किले के गहरे हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे, अंधेरा और गहराता जा रहा था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें और अंदर खींच रही हो। आरव ने दीवारों पर बने कुछ पुराने चित्रों और शिलालेखों पर नजर डाली। वे चित्र बेहद डरावने थे, जैसे किसी प्राचीन बलि या तांत्रिक अनुष्ठान का दृश्य हो। हर चित्र में लोगों के चेहरे डर से विकृत नजर आ रहे थे और इन चेहरों को देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये तस्वीरें, ये लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं? नेहा ने धीरे से कहा। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद उसी शापित कहानी का हिस्सा है। यहाँ किसी तांत्रिक के शाप के कारण ये किला वीरान हो गया था। लगता है इन चित्रों में वही कहानी छिपी है। तभी राघव ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने कांपते हुए कहा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ईशा ने इसे हल्के में लेने की कोशिश करते हुए कहा, शायद तुम्हारा भ्रम होगा। इस माहौल में हम सब थोड़े संवेदनशील हो गए हैं। वे सभी अब एक बड़े कमरे में पहुंच गए थे, जो शायद कभी राजा का दरबार हुआ करता था। लेकिन अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और खंडहर थे। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी रखी थी, जिस पर कई लोगों का खून सूख चुका था। चारों ओर फैली खामोशी में ऐसा लगा मानो किसी ने सैकड़ों साल पहले अपनी आखिरी चीखें यहीं छोड़ी हों। क्या हम यहाँ और आगे बढ़ रहे हैं? नेहा ने थोड़ा घबराकर पूछा। हाँ, वापस जाने का रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा, आरव ने चिंतित स्वर में कहा। हमें किसी न किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। तभी उन्होंने दरबार के दूसरी ओर एक और दरवाजा देखा। विक्रम ने बिना कुछ सोचे दरवाजे को धक्का दिया और सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। दरवाजे के उस पार एक संकरी और लंबी सुरंग थी। सुरंग के अंदर से आती एक हल्की सी ठंडी हवा ने सबको और भी डरा दिया। उन्हें पता था कि इस सुरंग के अंदर जाने का मतलब खतरा मोल लेना था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था।
सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ अंदर की हवा अजीब है, जैसे किसी पुराने तहखाने की बदबू हो, ईशा ने धीरे से कहा। विक्रम ने उसे साहस देते हुए कहा, चलो एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएं, फिर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं होगी। सुरंग के अंदर वे धीरे धीरे चलते रहे। बीच बीच में किसी ने धीमी हंसी सुनी, किसी को लगा कि कोई उनके पैरों को खींच रहा है। राघव तो इतना डर चुका था कि हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहता था। सुरंग का अंत एक विशाल कक्ष में हुआ, जहां वे लोग आकर ठिठक गए। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने में किसी न किसी अजीब वस्तु का ढेर लगा हुआ था, जैसे टूटे हुए खिलौने, मुरझाए फूल, पुराने ताबीज और अन्य अजीबोगरीब चीजें। ये सब चीजें यहाँ क्यों हैं? नेहा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, ये शायद उस तांत्रिक के अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। यहाँ की हर चीज में एक तरह का रहस्यमय डरावना प्रभाव है। लगता है इस कक्ष में कई अनुष्ठान हुए हैं। तभी उनके कानों में किसी के गाने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज एक स्त्री की थी, जो सुरंग के उस पार से आती प्रतीत हो रही थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सबकी आंखों में भय आ गया। विक्रम ने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे, उन्होंने एक कोने में एक महिला की परछाई देखी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें एक गहरे लाल रंग में चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपनी नजर उन पर डाली, सबके दिल में सिहरन दौड़ गई। राघव ने कांपते हुए कहा, वो यहाँ कैसे आ गई? नेहा ने चुपचाप ईशा का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन वो परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध का अजीब सा भाव था। आरव ने साहस जुटाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कुछ भी कर सकती है। सबने हिम्मत करके पीछे हटना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे, एक और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे किले ने उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया हो। अब वे उस महिला से बचने के लिए एक कोने में दुबक गए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो महिला धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध और बदले की भावना थी। तभी आरव को एक पुरानी लकड़ी का माला दिखाई दिया, जो एक कोने में पड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि ये माला तांत्रिक के शक्ति का प्रतीक हो सकती है। उसने जल्दी से माला उठाई और उस महिला की ओर दिखाते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। वो महिला अचानक रुक गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ऐसा लगा मानो उस माला ने उसे कुछ याद दिला दिया हो। वो थोड़ी देर खड़ी रही और फिर धीरे धीरे पीछे हट गई और धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। महिला के गायब होते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनके पास अधिक समय नहीं था। वे समझ गए थे कि इस किले में रुकना खतरनाक हो सकता है। आरव ने माला अपने पास रखी और सबको बाहर निकलने का संकेत दिया। अब उनका लक्ष्य केवल एक था, किले के बाहर सुरक्षित निकलना। किले के अंदर का अनुभव उनके लिए एक डरावनी कथा की तरह था, लेकिन अब उनका मुख्य लक्ष्य वहां से निकलना था। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव सभी ने एक बार फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सुरंग के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उनके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन उन्हें एकजुट रहना था। हमें उस दरवाजे की तरफ जाना चाहिए जहां से हम आए थे। शायद वो अब भी खुला हो, आरव ने सुझाया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया
और वे धीरे धीरे सुरंग के रास्ते पर लौटने लगे। लेकिन रास्ते में आने वाले अंधेरे और अनजान कोनों ने उनका साहस तोड़ने की कोशिश की। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किले की दीवारें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। जैसे जैसे वे सुरंग में आगे बढ़ रहे थे, वहां की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। राघव ने महसूस किया कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसने कहा, क्या तुम्हें सबको यह महसूस हो रहा है? ये हवा कहीं से आ रही है, जैसे कि हमें किसी ने अपने जाल में फंसा लिया हो। शांत रहो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, ईशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। तभी उन्होंने एक मोड़ लिया और देखा कि दरवाजा जो उन्होंने पहले खोला था वह बंद था। यह एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जो अब पुरानी कुंदियों से मजबूती से बंद था। यह तो नहीं हो सकता, विक्रम ने क्रोधित होकर कहा। हमें यहां से निकलना है। आरव ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। राघव ने कहा, शायद हमें वापस उस कक्ष में जाना चाहिए। वहां कुछ रहस्यमय वस्तुएं थीं जो शायद हमें मदद कर सकती हैं। सभी ने सहमति जताई और वापस मुड़ने का फैसला किया। अब उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उन्हें डर लग रहा था कि वे किसी भी पल उस भूतिया महिला का सामना कर सकते हैं। जब वे फिर से उस बड़े कक्ष में पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी अधिक भयावह हो गया था। अब वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और गहरे हो गए थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। क्या तुम लोगों को वो आवाज सुनाई दे रही है? ईशा ने धीमी आवाज में कहा। तभी अचानक से उनकी आंखों के सामने एक और छाया आई जो पहले से अधिक भयावह लग रही थी। यह वही स्त्री थी जिसने उन्हें पहले भी डराया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह उन्हें घूर रही थी। हमें यहां से भागना होगा, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जब वे पीछे मुड़ने लगे तो दरवाजे को फिर से बंद होते देख सभी की सांसें थम गईं। अब हमें इस कक्ष में कोई उपाय खोजना होगा। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम यहाँ फंस सकते हैं, आरव ने साहस जुटाकर कहा। वहां एक पुरानी अलमारी है, हो सकता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण हो। विक्रम ने कक्ष के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। ईशा और नेहा ने तेजी से अलमारी की ओर बढ़ते हुए कहा, आओ देखते हैं कि वहां क्या है। जब उन्होंने अलमारी खोली तो वहां कई पुरानी किताबें और वस्तुएं थीं। एक पुरानी किताब उनके हाथ लगी जो किसी प्राचीन तंत्र विद्या के बारे में थी। क्या ये हमें इस किले से बाहर निकलने में मदद कर सकती है? नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा। यहाँ पर कुछ तंत्र सूत्र हैं, शायद हम इन्हें पढ़कर उस महिला को समझा सकें, आरव ने कहा। आरव ने किताब खोली और उसके अंदर लिखे तंत्र सूत्रों को पढ़ने लगा। सभी ने ध्यान से सुना, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम इस तंत्र को सही से पढ़ें तो शायद हम उसे रोक सकें या उसे अपने पक्ष में कर सकें, उसने कहा। तभी वे सब फिर से उस महिला के भयानक चेहरे की ओर देखने लगे। उसकी आंखों में अब भी वही खौफनाक चमक थी। आरव ने तंत्र का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और उस महिला ने धीरे धीरे उनके चारों ओर आना शुरू कर दिया। जैसे ही आरव ने तंत्र का उच्चारण किया, अचानक वह महिला उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम इस किले के इतिहास से अनजान हो। तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। सबने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने कहा, नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। हमें हमारी जान चाहिए। आरव ने तंत्र का उच्चारण जारी रखा और अचानक वहां एक तेज आंधी चलने लगी। कक्ष में सब कुछ उखड़ने लगा
और वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। महिला के चारों ओर काले बादल बनने लगे और उसकी आवाज कर्कश हो गई। तुम सबने यहाँ कदम रखा है तो तुम्हें यहाँ रहना होगा। यह किला अब तुम्हारा घर है। इस डरावनी स्थिति में आरव ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तंत्र का उच्चारण तेज किया। अचानक एक तेज प्रकाश उस कक्ष में भर गया और महिला की परछाई धुंधली होने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वह चीखी, और उस चीख के साथ सब कुछ एकदम शांत हो गया। महिला ने एक अंतिम बार अपनी आंखें खोलीं और फिर एक धुंध में विलीन हो गई। जब सब कुछ थम गया तो अचानक दरवाजा फिर से खुल गया। उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। क्या हुआ? नेहा ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं, आरव ने कहा। सभी ने बिना मुझे नहीं पता, लेकिन हम बाहर जा सकते हैं, आरव ने कहा। सभी ने बिना किसी देरी के दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें बाहर की ताजी हवा का एहसास हुआ। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किला एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया था। हम बच गए, विक्रम ने खुशी से कहा। लेकिन सबके चेहरे पर डर की छाया थी। उन्हें समझ आ गया था कि वे सिर्फ एक किले से बाहर निकले थे, लेकिन इसके रहस्य और खतरनाक कहानियां उनके साथ हमेशा रहेंगी। भांगड़ किले से बाहर निकलने के बाद आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव ने राहत की सांस ली। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उनकी धड़कनें तेज थीं। उन्होंने अपने आसपास की जगह को देखा, एक सुनसान और वीरान जगह जहां चारों ओर केवल खंडहर और पेड़ थे। क्या अब हमें यहाँ से जाना चाहिए? राघव ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। यहाँ से निकलकर किसी गांव या कस्बे में जाना चाहिए, विक्रम ने कहा। सुना है कि यहाँ के आसपास एक छोटा सा गांव है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। शायद हम वहाँ किसी से मदद ले सकें, नेहा ने अपनी जानकारी साझा की। तो चलो उसी गांव की ओर चलते हैं। हमें पहले से ही कुछ खा लेना चाहिए और फिर आगे की योजना बनानी चाहिए, आरव ने कहा। वे सभी गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में चुप्पी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नए साहस की चमक थी। जब उन्होंने गांव की दिशा में चलना शुरू किया तो उन्हें दूर से एक झोंपड़ी नजर आई। देखो, वहां कुछ लोग हो सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं, ईशा ने उत्सुकता से कहा। जैसे ही वे झोंपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना आदमी दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह उन्हें देखकर हैरान हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भांगड़ के किले से बाहर निकलने का साहस कैसे किया? उसने अचंभे से पूछा। आरव ने जवाब दिया, हम किले में कुछ समय बिताकर बाहर आए हैं। वहां कुछ अजीब और भयानक घटनाएं हुई। हम बस यहाँ मदद ढूंढने आए हैं। पुराने आदमी ने एक गहरी सांस भरी और कहा, भांगड़ का किला सच्चाई में शापित है। वहां जो भी जाता है उसकी कहानी वहीं समाप्त होती है। लेकिन तुम लोग जीवित निकले, यह एक चमत्कार है। लेकिन सावधान रहना, किले की परछाई अब भी तुम्हारे पीछे है। क्या आप हमें और बता सकते हैं? विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा। यहाँ की कहानियां बहुत पुरानी हैं। बहुत पहले एक राजकुमारी थी जो वहां रहती थी। वह एक तांत्रिक के प्रेम में पड़ गई थी, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे धोखा दिया। तब से किला शापित हो गया और राजकुमारी की आत्मा वहां भटकती है, आदमी ने कहा। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान में अंधेरा छाने लगा। पुराना आदमी बोला, रात के अंधेरे में मत रहना। तुम यहाँ रुक सकते हो, मेरी झोंपड़ी में। मैं तुम्हें रात भर सुरक्षित रखूंगा।
सभी ने सहमति जताई और झोंपड़ी में अंदर चले गए। अंदर की दीवारें खस्ताहाल थीं, लेकिन वहां एक छोटी सी आग जल रही थी। आपके पास कुछ खाने को है? नेहा ने पूछा। हाँ, मेरे पास थोड़ी रोटी और कुछ सब्जियां हैं। खाओ, तुम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता है, उसने कहा। उन्होंने खाना खाया और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताया। जब अंधेरा गहराने लगा तो पुराना आदमी उन्हें भूतिया कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे गांव के लोगों ने भांगड़ के किले के आसपास से दूर रहने का फैसला किया था। कई लोग ऐसे हैं जो किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। जो वहां जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। बस तुम लोग ही वहां से बाहर आए हो, उसने कहा। रात का समय अब उनके लिए भयानक होने लगा। झोंपड़ी के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। राघव ने कहा, क्या यह भूतिया राजकुमारी की आत्मा है? शायद यह संभव है, पुराना आदमी ने गंभीरता से कहा। उसकी आत्मा अभी भी शापित किले में बंधी हुई है। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, अचानक झोंपड़ी में ठंडी हवा का झोंका आया। आग की लपटें क्षण भर के लिए बुझ गईं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर झोंपड़ी के बाहर एक चीत्कार गूंजा। वह आवाज इतनी भयानक थी कि सभी का दिल दहल गया। यह वह आवाज है जो राजकुमारी की आत्मा की है। वह चेतावनी दे रही है, पुराना आदमी बोला। हमें यहां से निकलना चाहिए, विक्रम ने कहा। लेकिन उस समय अचानक झोंपड़ी के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सबने चौंक कर देखा और पुराना आदमी दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए? उस छाया ने कहा और उसकी आवाज में गहरी गूंज थी। छाया ने एक कदम आगे बढ़ाया और सबकी सांसें थम गईं। यह वही भूतिया महिला थी जो किले में उन्हें डराती रही थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें भांगड़ में वापस ले जाने आई हूँ, उसने कहा। नहीं, आरव ने चिल्लाया। हम वहां नहीं लौटेंगे। तुम लौटोगे। तुम्हारी आत्माएं मेरी हो गई हैं और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, महिला ने कहा और उसके शब्दों में एक खतरनाक ताकत थी। पुराना आदमी अचानक बोला, रुको, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। तुमने इनकी आत्माओं पर अधिकार नहीं पाया है। महिला ने उसे घूरा और बोली, तुम एक साधारण गांव वाले हो। तुम क्या कर सकते हो? उसके शब्दों में ठंडक थी। सभी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक पुराना आदमी एक ताबीज निकाला और उसे महिला की ओर उठाया। मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा, उसने गुस्से से कहा। महिला की आंखों में अचानक गहरा लाल रंग आ गया। तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूं। मैं एक भूतिया राजकुमारी हूं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब आरव ने कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर हम एकजुट रहें तो हम इसे हरा सकते हैं। सबने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति जताई। पुराना आदमी ने ताबीज को मजबूत करते हुए कहा, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस भूतिया राजकुमारी से बचा सकता हूँ। महिला ने गुस्से में कहा, तुम सबको यह नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें भूतिया किले में वापस ले जाने आई हूँ। विक्रम ने डरते हुए कहा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। महिला ने एक दहशत भरी हंसी हंसते हुए कहा, फिर तुम सबको मेरी शक्ति का सामना करना होगा। इस प्रकार रात के अंधेरे में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें न केवल उनके जीवन की परीक्षा थी, बल्कि उनकी आत्माओं की भी। भूतिया महिला के सामने खड़े होकर आरव और उसके दोस्त हर तरफ से एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे।
पुराना आदमी ताबीज को मजबूती से पकड़े हुए था, लेकिन महिला की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम सबने मुझसे टकराने की हिम्मत की है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, महिला ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज में बदल गई थी और सभी ने महसूस किया कि जैसे वह उनके मन में डर भरने का प्रयास कर रही हो। हमें तुम्हारी शक्ति का सामना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्रम ने साहस जुटाकर कहा। हम यहाँ से नहीं जाएंगे और न ही तुम्हारे वश में आएंगे। पुराना आदमी ताबीज को हवा में लहराते हुए बोला, तुम्हारी आत्मा को इस किले की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारा श्राप भी समाप्त हो जाएगा। महिला ने ताबीज की ओर घूरते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं तुम्हारे सभी डर और संदेहों का सामना कर सकती हूँ। फिर उसने एक हाथ उठाया और एक तेज हवा का झोंका आया। झोंपड़ी के दरवाजे खुले और बाहर से अंधेरा गहराने लगा। सभी ने देखा कि बाहर के वातावरण में एक खौफनाक बदलाव आ रहा था। अचानक चारों ओर से काले बादल घेरने लगे। महिला की छाया बड़ी और भयावह होती जा रही थी। सबके दिलों में एक अनजाना डर समा गया। ईशा ने कांपती आवाज में कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम नहीं लड़े तो वह हमें निगल जाएगी। आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर हम अपने डर को नियंत्रित कर लें तो हम उसे हरा सकते हैं। सही कहा, लेकिन कैसे? नेहा ने पूछा। ताबीज की शक्ति में हमें विश्वास करना होगा। हमें इसकी शक्ति को एकजुट करना होगा। हम सबको साथ में एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, पुराना आदमी बोला। सभी ने ताबीज की ओर ध्यान केंद्रित किया। पुराना आदमी ने कहा, तुम्हें मेरा अनुसरण करना होगा। जब मैं मंत्र पढ़ूं तो तुम सब भी इसे दोहराना। इससे हम इस भूतिया राजकुमारी को रोक पाएंगे। महिला ने उन पर हंसते हुए कहा, तुम यह नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी आत्माओं पर अधिकार कर चुकी हूँ। तुम सबको मेरे साथ जाना होगा। आरव ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। हमें अब हार नहीं माननी है। पुराना आदमी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सबने उसे एक साथ दोहराना शुरू किया। इस काले साये को हम दूर करें, हमारे भीतर की रोशनी को फिर से जगाएं। जैसे जैसे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, ताबीज में एक चमक उत्पन्न हुई। लेकिन महिला ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारी चेष्टा बेकार है। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। महिला ने एक शक्तिशाली झटका दिया और अचानक उनके सामने तेज आंधियां और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। झोंपड़ी के चारों ओर अंधेरा और भी गहराने लगा। तुम सबके अंदर का डर तुम्हें कमजोर बनाएगा, उसने फिर से चिल्लाया। सभी ने अपने दिलों में साहस भरने की कोशिश की। विक्रम ने कहा, नहीं, हम डर नहीं मानेंगे। हमारी दोस्ती हमें और भी मजबूत बनाती है। महिला ने एक और धधकती ध्वनि की और उसके चारों ओर की हवा जैसे उबलने लगी। अचानक वह तेजी से आगे बढ़ी और आरव को पकड़ लिया। अब तुम सब मेरे पास हो, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन अचानक ताबीज से एक उज्ज्वल रोशनी निकली। पुराना आदमी ने कहा, नहीं, तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। सभी ने मिलकर और भी जोर से मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। रोशनी ने तेजी से बढ़ना शुरू किया और महिला की परछाई को लपेटने लगी। महिला ने चीखते हुए कहा, यहां से जाने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरव ने कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हमारी दोस्ती और साहस तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। आखिरकार एक बड़ा धमाका हुआ और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। ताबीज से एक प्रकाश की लहर निकली और महिला की परछाई में एक दरार पड़ गई।
सबने देखा कि महिला के चेहरे पर अब डर की एक परछाई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाई और धीरे धीरे धुंधली होने लगी। सभी ने एक साथ जोर से कहा, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसकी परछाई एक आखिरी बार उन्हें घूरती है और फिर एक दर्द भरी चीख के साथ वह गायब हो गई। ताबीज की रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। सभी ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। क्या हम जीत गए? नेहा ने पूछा, उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, हम जीत गए, पुराना आदमी ने कहा। तुम सबकी एकजुटता ने हमें इस श्राप से मुक्त कर दिया। सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी बाधा को पार किया है, लेकिन अभी भी किले का रहस्य और उसके भूतिया अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। जब वे बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हमें भांगड़ की कहानी और इसके राजों को समझना चाहिए, आरव ने कहा। लेकिन अब हम उस किले में वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ से जाने वाले हैं, विक्रम ने कहा। हाँ, लेकिन हमें इस गांव की मदद करनी होगी। हमें यहाँ के लोगों को इन कहानियों के बारे में बताना होगा, ईशा ने कहा। सभी ने सहमति जताई और उन्होंने तय किया कि वे गांव के लोगों के साथ मिलकर इस भूतिया किले की कहानियों को साझा करेंगे। यह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी और उन्होंने जान लिया था कि उन्हें एक साथ रहकर ही किसी भी चुनौती का सामना करना होगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे पूरे गांव को रोशन कर रही थीं। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव ने गांव के लोगों के साथ मिलकर भूतिया किले की कहानी साझा करने का निर्णय लिया। गांव के पुरातन इतिहास और किले की भयानक कहानियों को सुनकर हर कोई चौंक गया। जब वे गांव के चौराहे पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। पुराने आदमी ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा। ये बच्चे भांगड़ किले से लौट आए हैं। उन्हें वहां कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिली हैं। हमें इनकी कहानी सुननी चाहिए। गांव के लोग उत्सुकता से इकट्ठा हुए। आरव ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। हम भांगड़ किले में कुछ समय बिताने गए थे। वहां हमें एक भूतिया महिला का सामना करना पड़ा। वह किले की राजकुमारी थी जो अपनी बुरी नीति के कारण शापित हो गई थी। हमें बताया गया था कि उस किले में जो भी जाता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन हम वहां एकजुट होकर उसकी शक्ति का सामना करने में सफल रहे, नेहा ने आगे कहा। गांव के लोग सुनकर चौंक गए। कुछ ने अपनी आंखों में डर और अन्य ने जिज्ञासा देखी। क्या तुम सच में उसके सामने गए थे? एक वृद्ध महिला ने डरते हुए पूछा। हाँ, और हमने उसे हराया। अब हम सबको मिलकर भूतिया किले के बारे में लोगों को बताना होगा ताकि कोई और वहां न जाए, विक्रम ने कहा। गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हारी हिम्मत सच में सराहनीय है। भांगड़ किले की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन आज तक कोई वहां से जीवित लौटकर नहीं आया। हमें गांव वालों को सचेत करना चाहिए ताकि वे वहां न जाएं। हम किले के पास एक चेतावनी बोर्ड भी लगा सकते हैं, ईशा ने सुझाव दिया। गांव के लोग इस सुझाव को सुनकर सहमत हुए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे चेतावनी बोर्ड बनाया जाए। आरव और उसके दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर लकड़ी और रंग खरीदने का फैसला किया। सभी ने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया। हमें इस बोर्ड पर उन सभी बातों को लिखना चाहिए जो हमने किले के बारे में सीखी हैं, राघव ने कहा, ताकि लोग वहां जाने से पहले सोचें। गांव के लोग कार्य में जुट गए। उन्होंने बोर्ड के लिए एक मजबूत खंभा बनाया और उस पर संदेश लिखने का काम शुरू किया। भांगड़ किला यहाँ न जाए। यह जगह शापित है। यह संदेश साफ और स्पष्ट लिखा गया। फिर गांव के बुजुर्ग ने कहा,
हमें इस राजकुमारी का नाम भी जोड़ना चाहिए। लोग उसकी कहानी जानकर डरेंगे और सावधान रहेंगे। गांव के लोग एकजुट होकर उस बोर्ड को लगाने के लिए चल पड़े। उन्होंने किले के पास एक ऊंची जगह चुनी जहां से सभी लोग इसे देख सकें। जब बोर्ड वहां लगाया गया तो सभी ने मिलकर एक शांति की प्रार्थना की। इस घटना ने गांव को एक नई ताकत दी। सभी लोग अब एक दूसरे के करीब थे और उनके बीच एकजुटता की भावना जागृत हो गई। गांव के लोग आरव और उसके दोस्तों के प्रति आभारी थे। तुम लोगों ने हमारे गांव को एक नया जीवन दिया है। हम अब हमेशा एकजुट रहेंगे, गांव के मुखिया ने कहा। फिर भी एक सवाल सभी के मन में था, क्या भूतिया राजकुमारी की आत्मा सच में शांति पाई? क्या वह अब किले में नहीं रहेगी? आरव ने सोचा, हमें एक बार फिर किले का दौरा करना होगा, यह जानने के लिए कि क्या वहां सब कुछ ठीक है। विक्रम ने कहा, लेकिन क्या हम सच में फिर से वहां जाना चाहते हैं? हमें अपने अनुभव को याद रखना चाहिए। हमें समझना होगा कि वह केवल एक आत्मा है। अगर हम अपने डर को हरा दें तो हम फिर से वहां जा सकते हैं, आरव ने कहा। सभी ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि अगले दिन वे किले का दौरा करेंगे। हमें यह देखना होगा कि क्या वह भूतिया महिला फिर से प्रकट होती है या नहीं। अगर वह फिर से वहां है तो हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, नेहा ने सुझाव दिया। गांव के लोग थोड़ा चिंतित थे, लेकिन आरव और उसके दोस्तों का साहस देखकर उन्हें प्रेरणा मिली। अगले दिन की सुबह सभी ने जल्दी उठने का निर्णय लिया। उन्होंने खाना खाया और किले की ओर बढ़ने के लिए तैयारी की। गांव के लोग उन्हें देखकर उत्साहित थे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। गांव की सड़कों पर चलते हुए आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उनके दिलों में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता थी। किले की ओर बढ़ते समय आरव ने कहा, इस बार हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे। हमें जो भी अनुभव हो, हम साथ में सामना करेंगे। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सबने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे किले के दरवाजे तक पहुंचे। क्या तुम लोग तैयार हो? विक्रम ने पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, आरव ने कहा। किले के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। किला खामोश था, लेकिन उनके मन में आशंका थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें मिला। यहाँ फिर से वही ठंडक है, ईशा ने कहा। चलो, हमें अंदर जाना होगा। हमें जानना है कि क्या भूतिया राजकुमारी अब भी यहाँ है, आरव ने कहा। वे सभी धीरे धीरे किले के अंदर गए। अंधेरा गहरा था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स धुंधली हो गई थीं। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ते गए। अंधेरे में किले की दीवारों पर पड़े धूल के गुबार और जाले उन्हें एक भयावह एहसास दिला रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी धड़कनें तेज होती गईं। क्या तुम सबको यह महसूस हो रहा है? नेहा ने कहा, यहाँ का माहौल बहुत अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमें डरे बिना आगे बढ़ना होगा। अगर वह भूतिया राजकुमारी यहाँ है तो हमें उससे सामना करना होगा, आरव ने हिम्मत बटोरी। किले की दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें उन्हें अतीत की कहानियां सुनाने लगीं। उनमें से कुछ चित्र भूतिया राजकुमारी के थे, जो एक सुंदर युवती के रूप में दिख रही थी, जबकि कुछ में वह अपनी बुरी अवस्था में थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? ईशा ने पूछा। हाँ, शायद उसकी कहानी सुनने का समय आ गया है। अगर हम उससे मिलते हैं तो हमें उसकी असलियत जानने का मौका मिलेगा, विक्रम ने कहा।
किले की संरचना बेहद जटिल थी। वहां हर कदम पर पुरानी खामोशियां और अंधेरे कोनों ने उनका सामना किया। जैसे ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, अचानक एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी ने चौंककर एक दूसरे की ओर देखा। यह वही भूतिया महिला थी जिसने उन्हें पहले डराया था। हम यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, आरव ने साहस से कहा। महिला ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। महिला ने हाथ उठाया और कक्ष के चारों ओर एक तेज ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर लगे चित्र और भी डरावने हो गए। तुम्हारी हिम्मत मुझे चुनौती देने की है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें कमजोर बनाएगा, उसने कहा। हम डरने वाले नहीं हैं। हमें तुम्हारी कहानी जानने का हक है, नेहा ने तर्क किया। महिला ने घृणा से हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझते तुम किससे बात कर रहे हो। मैं शापित हूं। तुम सब मेरे साथ बंधे हो। अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम सबका अंत होगा। सच्चाई का सामना। आरव ने सोचा, हमें उसके सामने दृढ़ रहना होगा। अगर हम एकजुट हैं तो हम उसे हरा सकते हैं, उसने कहा। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम इस स्थिति में क्यों हो। महिला की आंखों में एक क्षण के लिए नरमी आई। मैं एक बार प्रेम में पागल थी, लेकिन मेरी प्रेम कहानी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस दिन जब मैंने अपने प्रेमी को खोया तो मैंने अंधकार को अपनाया। अब मैं केवल एक शापित आत्मा हूँ। यह किला मेरा घर बन गया है, लेकिन तुम्हारा शाप तो अब खत्म हो सकता है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ईशा ने कहा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मदद? क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, आरव ने कहा। महिला ने कहा, मेरे प्रेमी का नाम अर्जुन था। उसने मुझसे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। उसी रात मैंने खुद को इस किले में कैद कर लिया। अब मैं केवल एक प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे अब शांति चाहिए। आरव और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें उसे उसकी खोई हुई शांति दिलाने में मदद करनी होगी, लेकिन हमें उसके प्रेमी के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी, विक्रम ने कहा। महिला ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी को सुनकर मेरे प्रेमी की आत्मा को यहाँ लाना होगा। केवल तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ईशा ने कहा। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें इस किले में एक विशेष जगह पर जाना होगा, जहां मैं और अर्जुन एक दूसरे से मिले थे। वहीं पर तुम मुझे उसके बारे में बताने का प्रयास करोगे, महिला ने कहा। आरव ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह जगह भूतिया है और हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने डर पर काबू पा सकें। महिला ने धीरे से इशारा किया और वे सब उसके पीछे चल पड़े। किले के गहरे अंधेरे में उन्होंने एक पुरानी बालकनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, महिला ने कहा, यहाँ एक पुराना संदूक है। इसमें वह सब कुछ है जो अर्जुन और मेरे प्रेम की कहानी को बताता है। महिला ने संदूक को खोला और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। यह एक प्रेम कहानी थी जिसमें उसकी और अर्जुन की कहानी दर्ज थी। तुम्हें इसे पढ़ना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े थे, महिला ने कहा। आरव ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ा,
उन्हें पता चला कि कैसे उस प्रेम ने नफरत और धोखे का रूप लिया। क्या तुम समझते हो? प्रेम केवल एक एहसास नहीं होता, यह एक बंधन है जो आत्मा को जोड़ता है, महिला ने कहा। अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा शांति पाए तो तुम्हें अर्जुन की आत्मा को यहाँ लाना होगा। उसे यह समझाना होगा कि तुम्हारे प्रेम की गहराई क्या थी, विक्रम ने कहा। महिला ने कहा, अगर तुम यह कर सको तो मुझे मुक्त कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं, सभी ने एक साथ कहा। ठीक है, हमें इस किले की गहराइयों में जाना होगा। वहाँ एक पुरानी झील है जहाँ अर्जुन की आत्मा फंसी हुई है। तुम सबको वहाँ जाना होगा, महिला ने कहा। उन्होंने एक बार फिर किले की गहराइयों में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, अंधेरा और भी गहरा हो गया। वहाँ की ठंडक ने सबको सिहरन दी। यहाँ का माहौल बहुत डरावना है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा, आरव ने कहा। विक्रम ने कहा, अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे, वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन आ रहा है? एक आवाज आई। सभी ने चौंककर एक दूसरे की ओर देखा। यह अर्जुन की आत्मा हो सकती है, नेहा ने कहा। आरव ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी प्रेमिका के लिए आए हैं। हमें तुम्हारी कहानी सुननी होगी ताकि हम उसे यहाँ से मुक्त कर सकें। तभी झील से एक धुंधली छाया उभरी। तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है? मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं अर्जुन, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें यहाँ लाने के लिए आई है। वह तुम्हारी कहानी सुनना चाहती है, ईशा ने कहा। अर्जुन ने कहा, मैंने उसे धोखा दिया था। क्या वह मुझे माफ कर सकेगी? तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम को सच्चाई और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तुमने उसके साथ अन्याय किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलती को सुधारो, विक्रम ने कहा। आरव ने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपनी प्रेमिका से सच में प्यार करते हो तो तुम यहाँ से बाहर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? अर्जुन की आत्मा के चेहरे पर एक गहरा विषाद था। क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगी? उसने झील के किनारे खड़ी महिला की ओर देखा, जिसका नाम अब सभी को पता चल चुका था, राजकुमारी अनुष्का। अनुष्का ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा विश्वास तोड़ने के बाद मैंने खुद को हमेशा के लिए इस किले में बंद कर लिया। लेकिन मुझे यह भी पता है कि प्रेम की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर तुम सच में पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मैं सच में खेदित हूँ अनुष्का। मेरे पास तुम्हारे लिए कभी भी कोई बहाना नहीं था। मैं तुम्हें खोकर खुद को खो चुका हूँ, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें पता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें राजकुमारी की आत्मा और अर्जुन को एक दूसरे की आवश्यकता थी। हम यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं, तुम्हारे प्यार की गहराई को समझने के लिए, आरव ने कहा। हमें तुम दोनों को एक बार फिर जोड़ना होगा। लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। मैं एक शापित आत्मा हूँ, क्या मैं वास्तव में यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और अपने प्रेम को फिर से जियोगे। अनुष्का का प्यार तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, नेहा ने कहा। अनुष्का, क्या तुम उसे माफ करोगी? विक्रम ने पूछा। हाँ, अगर वह अपने दिल से यह कहे कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, अनुष्का ने कहा। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मैंने तुम्हें धोखा दिया और मेरे लिए तुमसे दूर होना सबसे कठिन था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अनुष्का की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। हमें एक दूसरे को समझना होगा। जैसे ही अर्जुन ने अपने प्रेम की गहराई को महसूस किया, झील की सतह पर हलचल होने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी ने चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर खींची जा रही थीं। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव ने देखा कि झील की सतह पर दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास पहुंचने लगीं। अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारे प्यार की शक्ति हमें हमेशा एकजुट रखेगी, अनुष्का ने कहा। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, हम चाहते हैं कि तुम दोनों को शांति मिले। तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। आसमान में एक चमक दिखाई दी और जैसे ही दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं, अचानक एक बड़ा प्रकाश चारों ओर फैल गया। अर्जुन और अनुष्का की आत्माएं झील की सतह पर एकाकार हो गईं। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश धुंधला होने लगा और अंततः चारों ओर की खामोशी ने सबको घेर लिया। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, आरव और उसके दोस्तों ने देखा कि झील की सतह अब शांत थी। उन्होंने महसूस किया कि राजकुमारी और अर्जुन की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। क्या यह सच में हुआ? राघव ने हैरानी से पूछा। हाँ, उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। अब वे एक साथ हैं, विक्रम ने कहा। हमें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। हमें गांव वालों को बताना होगा कि किला अब सुरक्षित है, नेहा ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे किले से बाहर निकलना शुरू किया। बाहर आते ही उन्हें लगा कि किले का वातावरण बदल चुका है। वहां अब कोई डर नहीं था। गांव लौटते समय सभी ने एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी। हमने सच में एक अद्भुत काम किया है। हमने दो आत्माओं को उनकी शांति दिलाई है, आरव ने कहा। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी साझा की। गांव वालों ने उनकी बातों को सुनकर खुशी मनाई। तुम सबने एक अनमोल कार्य किया है। भांगड़ किला अब एक बार फिर सुरक्षित है, गांव के मुखिया ने कहा। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा उत्सव मनाया। उन्होंने आरव और उसके दोस्तों को सम्मानित किया और उनके साहस की सराहना की। तुम लोग हमारे गांव के नायक हो। तुम्हारी हिम्मत से हम सबको एक नई शुरुआत मिली है, गांव के मुखिया ने कहा। इस घटना ने गांव में एक नई जीवन शक्ति भर दी। सभी गांव वाले अब भांगड़ किले की कहानियों को सुनने के बजाय उस स्थान को प्यार और श्रद्धा से देखने लगे। आरव और उसके दोस्तों ने यह समझा कि प्रेम की शक्ति और सच्चाई हमेशा जीतती है। उन्होंने यह भी सीखा कि अतीत को स्वीकार करना और उसके लिए आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। गांव में एक नई सुबह आई। सभी ने मिलकर जीवन को उत्सव की तरह जीने का निर्णय लिया। अब भांगड़ किला केवल एक डरावना स्थान नहीं रह गया था, बल्कि वह एक प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया था। आरव, नेहा, विक्रम, ईशा और राघव ने फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि एकता में शक्ति है और प्रेम में जीवन। कुछ दिनों बाद उन्होंने किले के पास एक छोटी सी जगह पर एक स्मारक बनाने का फैसला किया। यह स्मारक अनुष्का और अर्जुन की प्रेम कहानी को समर्पित किया जाएगा। गांव में एक नई शुरुआत हुई और लोग अब उस किले को